हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ रोहतक के फेसबुक पेज पर। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ ह्यूमन राइट को के टॉपिक को कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब ह्यूमन राइट जो है वो कैसे कैसे एग्जिस्टेंस में आए हैं। क्या ये स्टार्टिंग से थे या बाद में आए हैं, क्या हमने खुद इन्हें बनाया है या पहले से ही ये हमारे राइट हैं। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम आज। तो मैं वेट करती हूँ तब तक शायद आप लोग जुड़ जाएं इसके साथ, पेज के साथ। ह्यूमन राइट का जो कंसेप्ट है ये हमें कहाँ कहाँ हेल्पफुल होता है मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ तब तक, जब तक आप लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। ह्यूमन राइट जो है ये टॉपिक हमारा, देखिए, बीइंग ए ह्यूमन, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, हम आर्ट के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, लॉ के, कहीं के भी हैं, किसी भी उसको पढ़ रहे हैं हम स्ट्रीम को, लेकिन ह्यूमन राइट के बारे में जानना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि हम ह्यूमन बींग हैं। फिर अगर मैं बात करूँ बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, तो ये हमें, देखिए, अगर आप जुडिशरी क्रैक कर लेते हैं तो फिर भी आपको लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको ह्यूमन राइट की ज़रूरत होती है। मीन्स के अगर आप किसी के फेवर में डिसीजन दे रहे हैं या फिर कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट है, आपको कोई इंटरप्रेट करना है कुछ ऐसा, तो आप सोशल वेलफेयर को तभी समझ पाओगे जब आप ह्यूमन राइट को समझ पाओगे। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आप नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ह्यूमेटेरियन जो ह्यूमन राइट है हमारे, वो स्पेशली एक अलग से सब्जेक्ट है आपका। आपको उसके बारे में, मतलब उसमें ट्रीटीज पढ़नी है आपको, क्या क्या है, कौन से कुछ जनरेशन के राइट कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो आई होप कि आप भी जुड़ना स्टार्ट हुए हो जाओगे तब तक। तो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले ह्यूमन राइट है क्या। ह्यूमन राइट है क्या, ह्यूमन राइट क्या है कि जैसे कि नाम से ही हो रहा, मतलब हिंदी में इसका वर्जन देखें तो मानव अधिकार। कि अगर आप बीइंग ए ह्यूमन, अगर आप एक इंसान हैं, लिविंग पर्सन हैं आप, हम कॉर्पोरेट पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिविंग पर्सन की। तो अगर आप एक लिविंग पर्सन हैं तो आपके लिए एसेंशियल है कि आपके कुछ राइट्स होने चाहिए जिसके साथ आप सोसाइटी में सर्वाइव कर सको। क्योंकि हम रह रहे हैं अभी एक सिविलाइज सोसाइटी में। तो सिविलाइज सोसाइटी में क्या है कि आप सबकी ड्यूटी बनती है एक दूसरे के लिए। जैसे कि जो मेरी ड्यूटी है आपके लिए, वो आपके ह्यूमन राइट हो गई, आपके राइट हो गए वो सारे के सारे। जो आपकी ड्यूटी मेरे लिए है वो मेरे राइट हो गई। तो अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करूं इसकी, बिल्कुल जब से हमारा ह्यूमन बीइंग का मतलब अभी हम एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो पहले आदि मानव थे तो वहां पर तो राइट की बात ही नहीं होती थी, वहां पर सिर्फ ये था कि छीनो और खा लो। फिर उसके बाद जब हमने स्टार्टिंग में, जिसको हम अभी रूरल बोल रहे हैं, उस टाइम का वो अर्बन था। मीन्स के विलेजेस में, ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया, ट्राइब्स में रहना स्टार्ट किया। तो वहां पर क्या हुआ, लोगों ने डिसाइड किया, एक सेट डिसाइड किया, एक सेट बनाया कोड ऑफ कंडक्ट का, कि आपको कैसे कैसे क्या क्या बिहेवियर करने हैं, कहाँ पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्या आपके राइट्स हैं, क्या आप एक दूसरे को एक स्पेस दे रहे हो। मीन्स के ह्यूमन राइट में क्या है कि आप जो अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आप सामने वाले को दो, वही ह्यूमन राइट है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक दूसरे में हमने बात की भाईचारे की भावना की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो नेशन ने, हमने जो पंचशील तत्व सिद्धांत दिए हैं, तो उनकी भी बात करें तो उनमें भी यही है कि हम एक सद्भावना रखें दूसरे के लिए और भाईचारे की भावना रखें। तो अगर हम एक इसको एक लॉ के कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करके पढ़ेंगे तो भाईचारे का मतलब क्या है कि सब पर्सन इरिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, जेंडर और उसकी क्लास, क्योंकि अभी हम कास्ट से ऊपर आकर के क्लास में डिवाइड हो रही हैं, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास। तो मैं बात करूंगी यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हो, आप उन सब चीजों को भूल जाते हो कि ये कौन सी क्लास से है, ये कौन सा जेंडर है, कैसी है। तो वहां पर क्या है, आपने उसको इंटरप्रेट किया है कि हम सब इक्वल हैं। मीन्स कि जो मुझे चाहिए आपसे वो आपको भी चाहिए मुझसे। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, पर्सनल लिबर्टी इन द सेंस कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स है वो हमें पर्सनल स्पेस दे, तो हमें भी उनको इतना ही देना चाहिए। ये जो टॉपिक है, ये जो कंटेक्स्ट है हमारा, वही है हमारा ह्यूमन राइट। तो अब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले जब स्टार्टिंग में ह्यूमन राइट की बात हुई तो मैंने बताया कि वहां पर हम बात कर रहे हैं भाईचारे की। तो भाईचारे से भी यही मैसेज जाता था कि हम सब दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी फ्रीडम की, उनके सभी राइट्स की। फिर हम अगर मॉडर्न की बात करें, अभी ह्यूमन राइट की बात करें, तो वहां पर क्या था, एक मैग्ना कार्टा, सबने सुना होगा, यूके का डॉक्यूमेंट है। जब स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट बना तो मतलब उस टाइम की बात करूं अगर मैं 1215 की, तो 1215 में ये जब अभी मैं हिस्ट्री डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ में, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक डॉक्यूमेंट्री थी, वहां से लिए मैंने। तो वहां पे क्या था कि उस टाइम जो किंग था, वो उसकी वहां की जो है, उनकी जनता थी, जो वहां के लोग थे, उनके लिए उसको इतना कुछ रिस्पेक्ट नहीं थी। वहां पर उस टाइम का जो एरिया था, जो उस टाइम का रहन सहन था, वो बिल्कुल रूरल था। ठीक है।
तो रूरल था, और जैसे हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम था वहां पे भी था, और डिवाइड हुई हुई थी स्टेट्स ऐसे ही प्रेसिडेंशियल टाउन में ऐसे करके। तो वहां पे क्या था, उसने एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहा था एक पेसिफिकेशन के लिए कि शांति बनी रहे, उसमें लोग ज्यादा रिवोल्यूशन ना करे, ये सब ना करे। तो जब इस पर काम चल ही रहा था तो क्या हुआ, उस किंग की डेथ हो गई। अब किंग की डेथ के बाद क्या था, उसकी गद्दी पर जो बैठना था वो था उसका बेटा, जो कि 9 ईयर ओल्ड था, मतलब सिर्फ 9 साल का। हम मतलब माइनर था वो एक किस्म से। तो एक माइनर कैसे हैंडल कर सकता है पूरे राज्य को। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम इनहेरिटेंस की, तो जब इनहेरिटेंस होगी तो मतलब करना माइनर को ही है। अब माइनर को क्या करना है, माइनर ने किया कि उसके साथ में एक बंदे को अपॉइंट किया, जैसे हम गार्जियन को अपॉइंट करते हैं। तो उसने वो सारा का सारा जो बनने वाला था एक चार्टर की फॉर्म में, उसको क्या कर दिया, उसको रिवोल्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, पूरा का पूरा अपोजिट डॉक्यूमेंट बनाया, जो लोगों के लिए एक ह्यूमन राइट की तरह नहीं, हम कह सकते हैं कि एक पूरी गवर्नेंस को चलाने के लिए था। वो सिर्फ ह्यूमन राइट की बात नहीं करे, पूरी गवर्नेंस को चलाने के लिए था। उस टाइम वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, फिर 25 में उसको फिर से मॉड्यूलेट किया, उसके 2 पार्ट बनाए, उसमें कुछ और एडिशन किया, उसके बाद वो एक पॉपुलर डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद तो हम अभी रेफरेंस भी देते हैं कि मैग्ना कार्टा, मतलब उससे निकल के उनके सारे के सारे गवर्नेंस के राइट्स जो थे वो आ गए थे। उसके बाद में कितने सारे रिवोल्यूशन हुए हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ है, अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ है। तो इन सब में कहाँ कहाँ क्या बताया गया है कि देखो, जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ वहां पे कि एक कंट्री है वो कॉलोनी है किसी दूसरे का, तो कॉलोनी है मतलब कि उनको क्या चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए, उनके राइट्स जो हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं तभी उनको फ्रीडम चाहिए। अदरवाइज उन्हें क्या फर्क पड़ता है, पहले उनके वहां पे राजा था, किंग था, उसकी जगह पे कोई और आ गया। अब हम अगर हमारी बात करें मिडिल क्लास की, तो अगर हमें अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो हमें गवर्नमेंट से शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहां पर हमारे राइट वॉयलेट हो रहे हैं, हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही है जिसके लिए हम एंटाइटल्ड हैं, हमें वो सारी की सारी लिबर्टी फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो हम बात करेंगे रिवोल्यूशन की। तो ये रिवोल्यूशन हुए थे इसीलिए। अब मैं बात करूं बिल्कुल मॉडर्न कंटेक्स्ट की के जो अभी हुए हैं, उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले हुई थी इंटरनेशनल जो ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में। ये की थी किसने, यूएन के चार्टर के अंडर। यूएन का चार्टर है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो यूएन चार्टर में क्या बताया गया है, यूएन चार्टर में कहा गया है कि हम सबके लिए सद्भावना रखेंगे। मतलब कोई भी कंट्री है उसके इरिस्पेक्टिव में, वो मेंबर है या नहीं है, हम उसकी जो प्राइवेसी है उसको रहने देंगे। मतलब यूएन का बेसिकली ये भी है कि जब तक वो क्या करता है, जब तक डोमेस्टिक में कुछ ज्यादा ही ह्यूमन राइट वोलेशन ना हो रहा हो, कोई इंटरनेशनल लॉ का बेसिक कंसेप्ट जो वो वोलेट ना हो रहा हो, कहीं पे कोई ट्रस्टीशिप काउंसिल का सवाल है, वहां तक जब तक नहीं आता वो आपके डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। तो इसी के चलते एक यूएन कमीशन की भी हुई थी, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन 1946 में आ गया था वो। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, कमेटी बनाई, रिकमेंड की। जो ये यूएन कमीशन है ये एस्टेब्लिश हुआ था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में। हम बात कर रहे हैं जब इकोनॉमिक की राइट की बात कर रहे हैं, सोशल राइट की बात करें, कल्चरल राइट की बात करें, सिविल राइट की बात करें, पॉलिटिकल राइट की बात करें, ये सब क्लासिफाई कर रखे हैं ह्यूमन राइट में से ही। मतलब सबको मिला करके बनता है हमारा ह्यूमन राइट। अब आगे डिस्कस करती हूँ मैं। तो जब वो एक ह्यूमन डिक्लेरेशन बन के आई ह्यूमन राइट की, तो वहां पर वो सारे राइट हमें मिले हुए थे जो कि हम अब तक इवोल्व कर रहे हैं, अब तक हम उनको लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि अभी राइट टू प्राइवेसी जो था वो आपका रिकॉग्नाइज हुआ था बाय सुप्रीम कोर्ट। राइट टू एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, ट्रांस जो सेम सेक्स है उसको ऑथोराइज किया, तो वो सारे के सारी, ठीक है, उसको अननेचुरल ऑफेंस से हटा दिया। ये सारे के सारे जो राइट थे ये पहले से ही थे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में, उसमें। उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जब हुई, उसके बाद में फिर उसको अलग अलग ट्रीटीज बनाई गई, द सिविल एंड पॉलिटिकल। जब बात हुई थी सिविल और पॉलिटिकल ट्रीटी की, तो वो 1966 में आई थी एग्जिस्टेंस में, मतलब उस टाइम साइन की थी, और अडॉप्ट हुई थी वो 76 में, मतलब 10 ईयर्स लग गए उसको अडॉप्ट करते करते। तो जब सिविल और पॉलिटिकल की बात कर रहे थे, तो सिविल और पॉलिटिकल में क्या था कि आपके सिविल में जो राइट है आपका, जैसे कि राइट टू वोट है, आपका राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, वो सारे के सारे आ गए हैं। और इसी के साथ में क्या था कि कोई भी पर्सन है उसका जो अगेंस्ट में जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 20 है, सेल्फ इंक्रिमेशन की बात हो रही है, तो वो नहीं होगा। अगर कोई भी जैसे कि इसकी बात हो रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कहीं भी, मीन्स कि किसी बंदे ने आपको सिर्फ इकोनॉमिकली डैमेज किया है, इकोनॉमिकली हार्म किया है आपको, तो उसमें क्या है, आप क्या करोगे, आप उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, मतलब आप उसको उसके लिए कारावास नहीं दे सकते। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सारी वहां पर थी।
लेकिन हमारा क्या है कि हम उस चीज को उतना ही समझ पाते हैं जहां तक कि हमारी थिंकिंग होती है, हमारी सोसाइटी उसको जितना इलेबोरेट करती है, हमारी सोसाइटी उसको जितना अलाउ करती है। अब अगर हम बात करें राइट टू मैरिज की हम बात करें, तो हमारी सोसाइटी क्या है, उसको अगर हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं तो वहां पर उसको इंटरप्रेट अलग अलग किया जाएगा। रूरल एरिया में किया जाएगा कि सबको अधिकार है, मतलब कोई उसके बाउंड नहीं है कि कोई नहीं कर सकता या कुछ ऐसा नहीं है। अगर उसको अर्बन में किया जाए तो वहां पर बात होगी कि आप फ्रीली चूज कर सकते हो अपना पार्टनर, और उसको अगर और कहीं इंटरप्रेट किया जाए तो वहां पर आप पार्टनर चूज कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो ये सोसाइटी टू सोसाइटी आपका वेरी करता रहता है कि किस सोसाइटी में क्या होगा। यहीं पर मैं इसी के साथ एक छोटी सी और कंटेक्स्ट है जो जोड़ना चाहती हूँ इस टॉपिक के साथ में, ह्यूमन राइट इन ओपन सोसाइटी। ह्यूमन राइट इन ओपन सोसाइटी की बात करूं मैं पहले, सबसे पहले कि ओपन सोसाइटी क्या है। अकॉर्डिंग टू मी ओपन सोसाइटी वही है जहां पर आप चेंजेस को इजिली एक्सेप्ट कर सकते हो, जहां पर आपको कोई न्यू है, कुछ आप नया कंसेप्ट लेकर के आए हो, उसके लिए आपको लोगों को इतना समझाना ना पड़े कि हाँ ये चीज है इसको अडोप्ट करो। वो इजिली उसको अडोप्ट करे, उसको रजिस्ट ना करे कि नहीं हम ये अडोप्ट नहीं करेंगे, हमारी सोसाइटी हमारे सोशल हमारे कल्चरल जो है वो नहीं करेंगे। ऐसा होता बहुत कम है। और अगर मैं बात करूं कि ओपन सोसाइटी जो है वो कहाँ बेटर होती हैं, तो डिक्टेटरशिप में नहीं होती है, वो डेमोक्रेसी में होती हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में आपकी गवर्नमेंट है वो फिक्स नहीं होती है, मतलब आप इवन 5 ईयर में कहीं पे 6 ईयर में होगा तो क्या करते हो आप उसको चेंज कर सकते हो अपने राइट्स के लिए। ठीक है, आपके जो राइट टू वोट है उसको एक्सरसाइज कर करके आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर डेमोक्रेसी में क्या है, आपको फ्रीडम होती है, राइट टू एक्सप्रेस होता है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी चेक कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी होती है, तो वहां पर क्या है आपके ह्यूमन राइट की भी आप थोड़ा सा अवेयर हो जाते हो उस चीज के बारे में, और वहां पर ज्यादा चांस होते हैं एक ह्यूमन राइट को एक्सरसाइज करने के इन ओपन सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद मैं वहीं पे अपने टॉपिक पे बैक आ जाती हूँ वापस से कि अगर ह्यूमन राइट की मैं बात कर रही थी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हो गई, उसके बाद में कन्वेंशन हुई, वहां पर सिविल और पॉलिटिकल की बात की गई। तो सिविल और पॉलिटिकल मींस के आपको टॉर्चर के अगेंस्ट में आपका राइट है कि आपको कोई दबा नहीं सकता। जो बंधक मजदूर होते थे वो स्लेवरी का सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम इस स्टेज पे ही नहीं थे कि एक हर किसी को इक्वल दिया जाए दर्जा कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो। स्लेवरी का सिस्टम था, और अगर मैं बात करूं तो जेंडर में भी डिस्क्रिमिनेशन था, फीमेल और मेल। हमें क्यों जरूरत पड़ती है ये कहने की राइट्स ऑफ फीमेल, क्योंकि फीमेल भी तो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन राइट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर भी कितनी सारी जो ट्रीटी हैं वो बनी है किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन। क्योंकि हमने क्या किया है, हमारी सोसाइटी ने उसको इक्वल जेंडर समझा ही नहीं। मैं इसका एक एग्जांपल देकर के बताती हूँ आपको, काफी लोगों ने सुनी होगी एक स्टोरी। एक थी, वो राजा थे, वो किसी लड़की से शादी करना चाहते थे, तो उसने कहा कि पहले जान के आओ कि एक औरत चाहती क्या है। ठीक है, तो उसने जब उसका सॉल्यूशन निकाला, स्टोरी काफी बड़ी है मैं इसको शॉर्ट में कर देती हूँ, तो उसने क्या निकाला कि वो चाहती है कि उसकी चॉइस जो है उसको दबाया ना जाए, जो उसकी चॉइस है उसको दबाया ना जाए, उसको समझा जाए, वो जैसा चाह रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए। तो मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी में उसको एज ए जेंडर कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। मैं यहाँ पे फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सिर्फ हमारे ह्यूमन राइट्स की। तो क्या है कि उसको ऐसे समझा जाए, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग समझा जाए। तो यहाँ पर बात हुई सिविल की, तो विमेन की बात तो उसके बाद करते हैं, हम पहले ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी हो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर था, मेल भी थे, अलग अलग कास्ट में डिवाइड करके से डिवाइड करके हमने क्या किया, उसको एक ह्यूमन बीइंग समझा ही नहीं। तो सबसे पहली जो ट्रीटी आई इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट। जो ह्यूमन राइट है हमारे अभी तक उनकी 3 जनरेशन आ चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले हमने बात की सिविल और पॉलिटिकल राइट की। अब सिविल और पॉलिटिकल राइट होने के बाद में क्या हुआ, हमने बात की सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में क्या था, हमने इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट जो है उनकी बात की कि हर पर्सन को राइट है अपनी ट्रेड ऑक्यूपेशन को चूज करने का, एक रिलीजन को। देखिए हम समझ रहे हैं कि रिलीजन जो है वो हमारा सेकंड में आया है, फर्स्ट में हमारा आया कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग तो कंसिडर हूं, उसके बाद की बात है वो। ठीक है, तो उसके बाद जब इकोनॉमिक हुए, सोशल हुए, कल्चरल हुए, आपको कोई भी लैंग्वेज अडोप्ट कर, कोई भी लैंग्वेज का, कोई भी आपको कल्चर का या आपको एजुकेशन का, इकोनॉमिक का, सभी के सभी राइट्स आपको अवेलेबल हो गए। अब हम बात की हमने सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट की कि इकोनॉमिक जो है, सोशल जो है, कल्चरल जो है, वो सारे के सारे हो गए हमारे सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट। इसी के साथ में जब हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया, उसके बाद में सिविल और पॉलिटिकल राइट की बात हुई, फिर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल की बात हुई।
ये जो अलग से 2 ट्रीटी हैं, कन्वेंशन हैं इनकी, इसी के साथ में हमने एक और एडोप्ट किया, वो था ऑप्शनल प्रोटोकॉल। नाम से क्लियर हो रहा है, ऑप्शनल था, हालांकि इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था उसके बाद, उससे पहले। तो ऑप्शनल प्रोटोकॉल की बात हुई। ऑप्शनल प्रोटोकॉल ने बात की थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स की। क्या है थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट? थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स जो है वो है हमारे इंडिविजुअलिटी, मतलब पहले जो हमें राइट मिले फर्स्ट और सेकंड, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल, वहां पर हमने बात की कलेक्टिव राइट्स की, ग्रुप में, कि एक ग्रुप में किस किस के कितने कितने क्या क्या राइट हैं। ग्रुप की बात करें हम एक सोसाइटी में कि किस किस के क्या क्या राइट बन रहे हैं। उसके बाद में अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट की, कि हमने बात की कि हमें इंडिविजुअली भी स्पेस चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कि हमारा राइट टू प्राइवेसी है, वो क्या है? हमारा इंडिविजुअल राइट है। अब राइट टू एक्सप्रेशन, पहले क्या होता था, पहले कॉलम में जाकर के हर कोई क्या करता था, न्यूज़पेपर में जाते थे, न्यूज़पेपर में जाकर के हम अपनी एडिटिंग भेजते थे, क्या पता कब उसका आएगा, मतलब कब वो सेलेक्ट होगी, कब वो पब्लिश होगी, कब हमारे विचार हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फेसबुक है और कितने सारे, मतलब इंस्टाग्राम है, कितने सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम क्या करते हैं, हमारे इंडिविजुअल राइट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना किसी अदर पर्सन के सपोर्ट के। ठीक है? और हम इतने फ्री भी हैं कि पहले क्या था कि हमें वो खरीदना होता था अखबार, तो जो कुछ आया हम उसको साथ में खरीदते थे। हालांकि अब भी चल रहा है न्यूज़पेपर, हम लेते हैं, काफी अच्छा सोर्स है नॉलेज का। मैं सिर्फ इसको डिस्क्रिमिनेट करके समझा रही हूँ आपको, अलग करके दोनों चीजों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके, सॉरी। तो अब क्या है, हम सिर्फ उसी कॉलम को पढ़ते हैं जो हमें अच्छा लगता है, अदरवाइज हम उसको हटा देते हैं। हम लाइक उसी को करते हैं जो हमें पसंद है, जिसकी हमें अपडेट चाहिए हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है? तो अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हम बात करें इंडिविजुअलिटी की, मतलब इंडिविजुअली की, जहां पर हमें क्या है, गवर्नमेंट ने राइट दे रखे हैं। और अगर मैं बात करूं थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट की, तो हमारे जो आईपीआर के राइट है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आए हैं? वो सारे के सारे हमारे थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स हैं। हालांकि ये स्टार्टिंग से थे, लेकिन हमने इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज किया है अभी थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स में। तो अभी जो है ये थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट हो गई। तो हमने डिस्कस किए फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट, सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट एंड थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट। तो अब इसके साथ साथ अभी जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, तो हमने बात की थी पहले एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की। अब अगर आप देखेंगे तो एक दूसरी और डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट के ऊपर, जो है जिसको हम सेकंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बोलते हैं, वो थी वीना कन्वेंशन, 1993 में आई थी। वीना कन्वेंशन ने फिर से इन्हीं राइट्स के बारे में बात की है, इन्हीं राइट को एक्सप्लोरेट किया। उसने कहाँ पे बात की? उसने बात की है यूनिवर्सलिटी की और इंडिविजुअलिटी की, कि आप क्या करो, हर किसी के राइट यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे और इंडिविजुअली भी एप्लीकेबल होंगे। मतलब आपके पर्सनल राइट्स की बात है। अगर पहले बात करूं मैं, तो ह्यूमन राइट वायलेट होने पर भी जो एक कमीशन के सामने रिपोर्ट फाइल होती थी, वो एक स्टेट के थ्रू होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब क्या है, वो इंडिविजुअल का राइट दिया गया है कि इंडिविजुअल जो है वो भी दे सकता है। ठीक है? अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी इसको अंडर कोविड-19 में बात करूं अगर मैं ह्यूमन राइट की, ह्यूमन राइट और कोविड-19 दोनों चीजें जो हैं वो क्या क्या है, कि अभी कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोग माइग्रेंट हो गए हैं। ठीक है? कुछ लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी शहर में ही हो गए हैं, कहीं भी हैं। तो अगर मैं ह्यूमन राइट की बात करूं, तो हमको राइट है हर जगह पे जाने का, रेजिडेंस का, राइट टू मूवमेंट है हमारे पास। लेकिन अभी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई हैं जिसके कारण गवर्नमेंट जो है वो भी उनको हेल्प नहीं कर पा रही है, या फिर मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है ऐसा मेरा। तो क्या है कि वहां पर उनके ह्यूमन राइट जो है वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि उनको जो बेसिक नीड है उनकी वो पूरी नहीं हो पा रही है। बेसिक नीड इन द सेंस कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान। अगर मैं अभी जनरेशन की बात करूं तो रोटी कपड़ा मकान के साथ हमारी एजुकेशन, प्राइवेसी, सब चीजें जो हैं वो हमारी आती हैं बेसिक नीड में। लेकिन अभी मैं बात करूं तो जब 1960 के टाइम तक, 70 के टाइम तक जब मूवीज बनती थी इस नाम पे, रोटी कपड़ा और मकान, मतलब जो बेसिक नीड होती थी वो भी फुलफिल नहीं हो रही है। ऐसे में कुछ हैं हम, हमारा ह्यूमन राइट ये नहीं है कि हम सिर्फ दूसरों से मदद लें या दूसरे हमारे राइट्स की रिस्पेक्ट करें, हम भी दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करें, वो भी ह्यूमन राइट है। ठीक है? मतलब सामने वाले का ह्यूमन राइट है, हमारी बीइंग ए ह्यूमन राइट नहीं, हमारी एक ड्यूटी भी है बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। अभी जैसे कि सोनू सूद हैं जो बॉलीवुड एक्टर है, वो कर रही हैं इसके साथ, मतलब लोगों को घर पे भेज रहे हैं क्योंकि वो कैपेबल हैं, तो वो कर रहे हैं, वो हमारी ड्यूटीज भी हैं। और सामने वाले बंदे का ह्यूमन राइट भी है, क्योंकि क्या है, हम जो अचीव करते हैं उसमें सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती है, कुछ सपोर्ट होता है साथ में,
उसके साथ में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हम सब यूज करते हैं, इरिस्पेक्टिव कि कोई कितना यूज कर रहा है उसको, कोई कितना यूज कर रहा है, कोई 60% कर रहा है, कोई 50% कर रहा है, तो वो सब यूज करके हम गेन कर रहे हैं। वो राइट किसके हैं? सभी के हैं, वो यूज करना सभी का राइट है। तो जो हमने गेन किया है वो हम दूसरों को दे भी सकते हैं। बेसिकली ये कंसेप्ट है हमारा CSR का। सॉरी मैं थोड़ा सा मिक्स कर जाती हूँ, काफी सारा हो जाता है इसमें। तो क्या है CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओरिजिनली था वो इंडिया ने ही बनाया था, फ्रेम किया था। तो अभी उसको ना करके मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम कॉर्पोरेट से हटा करके इंडिविजुअल कर दें। अगर हम उसको कॉर्पोरेट से हटा करके इंडिविजुअल कर दें, फॉर एग्जांपल कि कॉर्पोरेट में क्या था, एक सिर्फ लीगल पर्सन, मतलब एक कॉर्पोरेट है जिसको MNC है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 2% देगा वो। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है, हमें उसके लिए पे होता है, लेकिन जो लेबर क्लास है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती क्योंकि उनका फिजिकल वर्क होता है। तो अगर हम इसमें कमा रहे हैं, हम उसको अचीव कर रहे हैं, मतलब सबकी सैलरी कट रही है कुछ कुछ परसेंट तक, लेकिन क्या है कि वो जो सैलरी कट रही है वो क्या हो रहा है कि उसके बाद भी आप गेन कर रहे हो। तो ये आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है कि हम उसमें से कुछ कुछ जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करें। तो आज का जो टॉपिक था ये मेरा, ये ह्यूमन राइट था। इसको थोड़ा सा मैंने कोरिलेट करके देखा है कोविड-19 के साथ में। और अगर मैं इसके साथ एक और छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी आप सबके साथ में, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं जो, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, किस कंट्री ने क्या क्या राइट है वो प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी है, वो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पहले क्या था, वो पहले हमारा फंडामेंटल राइट था। राइट टू वोट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। जो राइट टू प्राइवेसी है, लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, माइनॉरिटीज के राइट है, लैंग्वेज के राइट है, वो सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ह्यूमन राइट की, तो ये सारे के सारे मिला करके हमारे ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट का जो कंसेप्ट है वो बहुत वाइड है, और फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है जो, वो उसमें एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर फिनिश करती हूँ। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे पेज के साथ।